हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं के अंतर्गत आज आपको टॉपिक करवाया जा रहा है लखनवी अंदाज। यह कहानी श्री यशपाल जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक ने अपनी सफ़र का एक ऐसा दौर का वर्णन किया है कि जब वह रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है तो उसे अपनी एक नई कहानी सोच विचार करने का मौका मिलता है। तो लेखक जब रेलगाड़ी में सफ़र करने का विचार करता है तो एक खाली डब्बे में जाने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि खाली डब्बे में जाकर वह नई कहानी के बारे में सोच विचार करेगा। लेकिन जब वह गाड़ी में प्रवेश करता है अर्थात खाली डब्बे में प्रवेश करता है तो वहाँ पर एक लखनऊ के सज्जन बैठे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर लेखक की विचारधारा में कुछ परिवर्तन आ जाता है और जो लखनवी सज्जन बैठे हुए थे उनकी प्रतिक्रिया को देखकर तो लेखक और भी चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि जो लखनवी व्यक्ति बैठे हुए थे, नवाब साहब बैठे हुए थे, उसने एक विचित्र प्रतिक्रिया की थी कि वह लखनऊ का बालम खीरा खाने की फिराक में था, लेकिन लेखक के सामने उन खीरा को खाने में अपनी तौहीन समझ रहा था और उसने कटे हुए खीरों को एक एक करके सूंघकर और खिड़की से बाहर फेंक दिया था। अर्थात वह लेखक के सामने अपनी नवाबगिरी प्रस्तुत करना चाह रहा था। यहाँ पर इस टॉपिक में लेखक कहते हैं श्री यशपाल जी कि मुसाफिर की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार कर रही थी कि जो साधारण रेलगाड़ी थी पैसेंजर वह लगभग चलने के लिए बिल्कुल ही तैयार थी और आवाज़ कर रही थी अर्थात सीटी बजा रही थी। तो मैं आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए, क्योंकि दाम वहाँ अधिक नहीं लगते हैं, सोच विचार किया कि दूर तो जाना नहीं था, तो भीड़ से बचकर एकांत में एक नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया था। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया कि मुझे कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना था, लगभग 50-60 किलोमीटर लगा लीजिए कि इतना मुझे सफ़र तय करना था और इस दौरान मैं एक नई कहानी सोच विचार करना चाहता था और बाहर का जो प्राकृतिक दृश्य है उसको देखना चाहता था। इसलिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट लिया जो कि ज़्यादा पैसे का नहीं आता है और मैं अपने डब्बे में प्रवेश कर गया। गाड़ी छूट रही थी अर्थात गाड़ी चल पड़ी थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डब्बे को खाली समझकर मैं ज़रा दौड़कर और उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था अर्थात जैसा मैंने सोच विचार किया था उसके अनुसार डब्बा बिल्कुल खाली नहीं था, उसमें सवार बैठे हुए थे। तो मैंने देखा कि एक बर्थ पर अर्थात सामने वाली सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बड़ी सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे कि वहाँ पर एक सज्जन बैठे हुए थे। उसने सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रख रखे थे। डिब्बे में हमारे अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया अर्थात हमारे डब्बे में प्रवेश करते ही जैसे वह कुछ सोच विचार में पड़ गया था। सोचा हो सकता है यह भी नई कहानी की सूझ में चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु
का शौक रखने के लिए संकोच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेखक अपने बारे में बता रहा है कि जब मैंने उस डब्बे में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर लखनऊ का एक नवाबी व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने अपने सामने 2 खीरे रखे हुए थे। तो मेरे अचानक डब्बे में प्रवेश करते ही वह चिंता से भर गया और सोच विचार करने लगा कि मैं इस साधारण व्यक्ति के सामने खीरे का शौक करूं या न करूं। तो ऐसा उसकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। तो नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया कि नवाब साहब ने लेखक से किसी प्रकार की हाय हेलो नहीं किया। तो हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर अपने आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली थी। लेखक कहते हैं कि ठाली बैठना और कल्पना करना यह मेरा पुराना शौक था, मेरी पुरानी आदत थी। तो नवाब साहब की सुविधा और संकोच का अनुमान मैं करने लगा कि मेरे आने से नवाब साहब कितने दुविधा में फंस गए थे, उसे कितनी असुविधा हो रही थी। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत से ही शायद 2nd क्लास का टिकट खरीदा होगा, लेकिन अब उसे सोच विचार किया कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उसे मंजिली दर्जे में सफ़र करता हुआ देखे तो शायद उसकी तौहीन हो रही है। तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही शायद उसने 2 खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने वह खीरा खाने में अपनी तौहीन समझ रहा था। तो हमने देखा कनखियों से कि नवाब साहब इस समय क्या कर रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे और स्थिति पर गौर फरमाते रहे, अर्थात बाहर का जो प्राकृतिक दृश्य था वह नवाब साहब देख रहे थे। अचानक उसने लेखक की ओर ध्यान किया और कहा, ओह। नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया, आदाब अर्ज़, अर्थात उसने मुस्लिम तर्क में हमें नमस्कार किया। जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे? और हमारे से निवेदन किया कि क्या आप खीरे का शौक़ रखते हैं? नवाब साहब का अचानक इस प्रकार का भाव परिवर्तन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने भाप लिया था कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि शायद आप मुझे भी मामूली लोगों के साथ में गिनती में कर रहे हैं और उन्हीं के साथ में मुझे भी गिनती कर कर लथेड़ लेना चाहते हैं। तो मैंने भी अपने स्वाभिमान के साथ में जवाब दे दिया कि शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाइए कि आप ही शौक़ फरमाए, इस समय इच्छा नहीं है। तो नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखे तौले को झाड़कर सामने बिछा लिया। शीट के नीचे से उसने लोटा उठाया और दोनों खीरों को खिड़की से बाहर निकालकर धोया। फिर उसे तौलिए से पोंछ लिया। जेब से उसने चाकू निकाला नवाब साहब ने और दोनों खीरों के सिर को उसने काटा, सिरे जो थे दोनों साइड के, और उन्हें नमक लगाकर गोंद किया, अर्थात वहाँ से झाग निकाला। फिर उसके उपरांत खीरों को बहुत ही एहतियात से उसने छीलकर और फाँके बड़ी करीने से सजा कर वह तौले पर रखते रहे। यहाँ पर लेखक ने बताया कि जब उसने खीरे को सजा लिया था तो उसके बाद लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के शौक़ का तरीका जानते हैं कि जहाँ लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचा जाता है तो वे इस खीरा के प्रयोग करने की विधि को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए ग्राहक के सामने जीरा मिला हुआ नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जो ग्राहक बालम खीरा खरीदता है उन्हें मसाला भी साथ देते हैं। तो नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, अर्थात उस पर मसाला छिड़का और मसाला छिड़कने के बाद उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया
कि जब नवाब साहब खीरे पर मसाला आदि छिड़क रहे थे तो शायद उनके मुंह में पानी आ रहा था, प्लावित होना, पानी आना, मुंह में पानी आ रहा था। तो हम भी कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ इस समय हमारे सामने काफ़ी रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी अश्लीलियत पर उतर आए हैं कि इस समय शायद यह अपनी नवाबी दिखा रहे हैं। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर फिर देखा और कहा कि वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि नवाब साहब एक बार फिर लेखक की तरफ प्रस्तुत हुए, सामने मुड़कर कहने लगे कि आप शौक़ कीजिए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे के पनियाती फाँके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। यहाँ पर लेखक कहता है कि उस समय जो मैंने खीरे की फाँकों को देखा तो उन फाँकों को देखकर मेरे मुंह में पानी अवश्य आ रहा था, लेकिन मैं अपने स्वाभिमान में पहले ही मना कर चुका था, इसलिए आत्मसम्मान निभाना ही मैंने उचित समझा और उत्तर दिया कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा होता है हाजमा, कि इस समय इच्छा नहीं हो रही है और मेरा हाजमा जो है वह भी कमज़ोर है, आप ही शौक़ फरमाइए। तो नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों को और देखा। अब नवाब साहब ने क्या किया कि जो उसके सामने खीरे थी उन खीरों को बड़े उसने ध्यान से देखा, ललचाई हुई आँखों से देखा और खिड़की के बाहर देखकर एक लंबी सांस ली, दीर्घ निश्वास करना, एक लंबी सांस ली, खीरे की एक एक फाँक को उठाया और होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में उन्होंने पलकें मूंद ली। यहाँ पर लेखक कहता है कि जब नवाब साहब खीरे खाने के तरीके को अपनाने लगे तो उसने क्या किया कि सबसे पहले एक खीरे की फाँक उठाई, उसको मुंह तक ले गए, फिर उन्हें बड़े गौर से सूंघा और सूंघने के बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया और आनंद में आंखें मूंद ली। मुंह में भर आए पानी के घूंट को उसने गले से नीचे उतार दिया। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो उसके मुंह में पानी भर आया था तो उसकी घूंट को उसने नीचे अर्थात अपने गले से नीचे उतार दिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया था, फेंक दिया था। नवाब साहब खीरे की फाँक को नाक के पास ले जाकर वासना के रसास्वादन पर करके और खिड़की से बाहर फेंकते गए। इस पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि नवाब साहब ने इस प्रकार से एक एक खीरे की फाँक को उठाया, प्रत्येक खीरे की फाँक को पहले सूंघा और सूंघने के उपरांत उसे खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। अब नवाब साहब खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से अपने होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आँखों से हमारी ओर देखकर कहने लगे कि मानो कह रहे हो कि यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब वह खीरे को एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक चुके थे तो अंतिम समय में उसने लेखक की ओर बड़े ध्यान से देखा और कहने लगे कि रईसों का यह ख़ानदानी तरीका है, इस तरीके से हम खीरा का प्रयोग करते हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से ढककर लेट गए थे। अब यहाँ पर लेखक ने बताया कि नवाब साहब ने सारी प्रक्रिया कर ली थी, खीरे की फाँकों को उसने एक एक करके खिड़की से बाहर फेंक दिया था और हाथ और मुँह आदि साफ करके और वह बर्थ पर अर्थात वहाँ सीट पर लेट गए थे थक कर। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। अब हम सोच विचार करने पर मजबूर हो गए कि ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत क्या यही इन रईसों का तरीका है।
यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्या ये लोग इसी प्रकार से खीरे का प्रयोग करते हैं, यही इनकी तहजीब है, यही इनका शौक़ है, यही इनकी नफासत है, अर्थात यही इनका कला है, और क्या यही इनकी नजाकत है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और अट्रैक्टिव तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस तरीके से नवाब साहब ने खीरे की फांकों का प्रयोग किया, क्या यह एक अच्छा तरीका था? यह केवल एक दिखावा था, परंतु ऐसा करने से उदर की पूर्ति नहीं हो सकती। उदर का तो था पेट, कि ऐसा करने से नवाब साहब का पेट नहीं भरा था, यह केवल उसका दिखावा था। वह इस समय लेखक के सामने जैसे दिखावा कर रहे थे, तो नवाब साहब की ओर भरे पेट से उसने एक लंबी डकार ली और लंबी डकार लेकर एक अपना शब्द सुनाई दिया। तो नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, कि खीरा बहुत ही लजीज होता है, मुलायम होता है, लेकिन होता है शकील, कि जल्दी से हजम होने वाला नहीं होता है, नामुराद मैदे पर भी बोझ डाल देता है, कि यह हल्का होते हुए भी जल्दी से हजम होने वाला नहीं होता है। तो यह सुनकर हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहता है कि हमारे ज्ञान की आंखें खुल गई थी, पहचान लिया था कि यही है नई कहानी के लेखक, कि जो मैंने सोच विचार किया था नई कहानी बनाने का, यही मेरी नई कहानी के शायद लेखक बन गए थे, अर्थात मैं इसी पर ही अपनी नई कहानी का निर्माण कर सकता हूँ। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से डकार तो आ सकती है, लेकिन बिना विचार, घटना या पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्या नहीं बन सकती। यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि जब नवाब साहब ने खीरे को खाया नहीं, केवल सूंघ कर बाहर फेंक दिया, तो ऐसा करने से जब उसे उदर की पूर्ति हो सकती है, अर्थात उसका पेट भर सकता है, तो क्या मैं कोई भी विचार किए, कोई भी पात्रों का प्रयोग किए बिना एक नई कहानी का प्रयोग नहीं कर सकता? अर्थात मैं भी बिना पात्रों के, बिना घटना के एक नई कहानी का निर्माण कर सकता हूँ, और यही मेरी कहानी का मुख्य पात्र है। इस पाठ में लेखक ने, श्री यशपाल जी ने बताया है कि हमारे समाज में खीरे जैसी निम्न वस्तु के कारण समाज उसके महत्व को नहीं मानते हैं। ऐसे ही जो अमीर लोग होते हैं, वे अमीर लोग कभी भी गरीब लोगों के महत्व को नहीं समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गरीब लोगों के बिना अमीर लोगों का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। उन्हें कदम कदम पर सहारे की आवश्यकता होती है, और ये सभी सहायता केवल उन्हें मजदूर वर्ग ही दे सकता है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए उसे मजदूर वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो नवाब साहब है, केवल उसने दिखावा किया है, और दिखावा मात्र से ही वह खीरे जैसी वस्तु को ना खाकर केवल उसे सूंघता है, और सूंघ कर ही उसे बाहर फेंक देता है। अर्थात इससे उसके पेट की भूख शांत नहीं होती है, क्योंकि जब हमारे पास भोजन है और हम सामने भोजन रखे हुए को नहीं खाएंगे, तो क्या हम अपने पेट को उदर पूर्ति कर सकते हैं? अर्थात हमारा पेट क्या भर सकता है? बगैर भोजन खाए हमारा पेट बिल्कुल नहीं भर सकता है। इसी प्रकार से लेखक यशपाल जी भी यही बात कहते हैं कि नवाब साहब ने केवल दिखावा किया है, खीरा ना खाने से उसका पेट भरा नहीं है, लेकिन वह झूठी डकार लेकर, एक लंबी डकार लेकर ऐसा नाटक करता है जैसे कि उसका पेट भर गया है। अर्थात यह सिर्फ उसकी नवाबी कला है, और इस नवाबी कला से
वह अपना एक नवा माहौल प्रस्तुत करना चाहता है। आशा है आप टॉपिक समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।